और जो हमारी आज की स्पीकर हैं उनकी जानकारी में ये बात मैं ला दूं कि हम लोग 5 तारीख से ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और उसमें हमने पहले दिन अपने कॉलेज के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े थे, सबको बताया और हमारा पर्यावरण के साथ साथ रहने वाली हमारे कॉलेज की पहल है और ग्रामीण क्षेत्र में हम ये पर्यावरण के प्रति चेतना की अलख जगा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारा कॉलेज इस पर्यावरण डे को मना रहा है, जो कि हमने 6 दिन का एक कार्यक्रम रखा है। पहले दिन इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन डॉक्टर रविशंकर ने किया था, जो कि यूएनडीपी के एक्सपर्ट हैं और प्रेजेंटली वो शिमला में है। पांडुरंगन वाज आल्सो देयर एंड ही वाज चेयरिंग द सेशन। इसके बाद फिर हमने रोज एक एक रखा है कार्यक्रम, रोज एक एक स्पीकर को रखा है और कुछ हमने लड़कों की या स्टूडेंट्स की सहभागिता रहे, विद्यार्थियों की सहभागिता रहे, इसलिए रोज हमने उनके उद्देश्य से कुछ कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें कल हमने ऑनलाइन लिंक पर्यावरण की क्विज पे दी थी और वो क्विज के क्वेश्चंस हमको मिल गए हैं, जिसके रिजल्ट्स हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हमने आज जो लिंक दी है, एक अलग से इसके अलावा लिंक दी है जो कि पर्यावरण से संबंधित स्लोगन और पोस्टर्स के लिए दिया है। दैट competition is also open only for students and students they are joining and हमको बहुत अच्छा इसका उत्साहवर्धक रिजल्ट्स हमको सामने में आ रहे हैं। उसके बाद 9 तारीख को हम वो फोटोग्राफी वाला कंपटीशन भी एक रखे हैं जो भी ऑनलाइन होगा और उसके बाद जो भी उसमें बेस्ट सेल्फी होंगी पर्यावरण के किसी भी अवयव के साथ, किसी भी कंपोनेंट के साथ, उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। इसी कड़ी में 5 तारीख को एथनोबॉटनी के संबंध में उद्बोधन अपना रविशंकर जी ने दिया था और नेक्स्ट डे जो कल का था उसमें हमारे धर्म ग्रंथों में, आप भी कल जुड़ी थी मैडम और आप परसों भी जुड़ी थी, तो उसमें आपने सुना होगा कि सिकरवार साहब ने, जो कि AKS यूनिवर्सिटी सतना में है, उन्होंने किस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में पर्यावरण का किस प्रकार से उल्लेख है और वृक्षों को संरक्षण का, वृक्षों को बचाने का और विभिन्न औषधियों का किस प्रकार से उल्लेख पहले से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने और हमारे धर्म ग्रंथों में हुआ है, इसकी चर्चा की। इसी कड़ी में आज ये हमारी, मुझे खुशी है ये शेयर करने में कि स्पीकर्स में शायद सबसे छोटी उम्र की स्पीकर ये हैं जो हमारी मैडम है कनिष्ठा दुबे, और इनका जो मतलब इनको जोड़ने का जो विचार आया है वो इस प्रकार से आया है कि हम जब पर्यावरण के से संबंधित बहुत एक्सपीरियंस लोगों को तो हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में किसी एक कंपोनेंट के साथ, जो कि हमारा एनवायरनमेंट है पॉल्यूटेड, उस पर काम कर रहा हो। तो इसी दृष्टि से उनको जोड़ा गया और मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ हम इसमें जुड़ जाएंगे और उनके जो अनुभव है, क्या वो काम कर रही हैं और किस प्रकार से हम उस काम को इस क्लाइमेट चेंज के प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में ले जा सकते हैं, इस पे हमने कहा कि आप अगर कुछ बोल सकती हैं तो हम लोग उसको आपके उद्गारों को शेयर करना चाहेंगे और बाकी हमारे स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिले। ऐसा ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने तक नहीं रखें, जो हम जानते हैं वो हम लोगों तक फैलाएं। तो इसी उद्देश्य से आज की कड़ी में आई वेलकम टुडेज स्पीकर मैडम कनिष्ठा दुबे, जो कि IIT खड़गपुर में है और ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है और IIT खड़गपुर का एक क्लाइमेट चेंज पे एक प्रोजेक्ट है, उसमें ये सीनियर रिसर्च फेलो की तरह काम कर रही हैं। मैं इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं यदि अनुमति हो सदन की। गुप्ता जी हैं प्रिंसिपल साहब, मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को निवेदन करती हूँ कि आप सर 2 मिनट के लिए अपने आशीर्वचन दें, उसके बाद हम शुरू करते हैं टॉक को। ओवर टू गुप्ता सर। हेलो। पर्यावरण तो सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव कनिष्ठा दुबे मैडम। The purpose is, as Dr. Mrs. Dubey has told, that after joining a very senior speakers, resource persons, we are also looking for the great talents of our country who are contributing in a great way for the cause. This is to inspire students. ये बच्चों की प्रेरणा के लिए है कि हम सबके बीच में से ही हमारे परिवार के बच्चे
और बहुत ही जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड के, वहाँ पर जाकर के काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्देशकों के साथ वो काम कर रहे हैं, and they are contributing very significantly in the area of environment. So it is a great pleasure to welcome Kanishka Dubey. You see, the environment is a great concept, and as the previous resource persons have said, कि हमें सबको जोड़ना है। अगर जब तक इसमें हम सब समाज के सभी वर्गों को नहीं जोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दिस इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, उनका निकालने के लिए हमको ग्लोबल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, सबको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति का वोट इम्पॉर्टेंट होता है, इसी तरह से इस एनवायरनमेंट के कॉज में कोई ये नहीं कह सकता भाई मेरे एक काम करने से क्या होगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट एवरीबॉडी हैज गॉट अनलिमिटेड पावर। आप लोगों के विचारों में परिवर्तन करके ये जो एक ग्लोबल क्राइसिस है, अगर हम इससे फाइट करना चाहते हैं तो हमको सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर संगठित होना होगा और संगठित प्रयास करने होंगे। तभी इस ग्लोबल प्रॉब्लम का जब ग्लोबल सोल्यूशन जब तक नहीं बनेगा, एक ग्लोबल नेटवर्क नहीं बनेगा, और बच्चों से लगा करके एवरीवेयर बिगिनिंग फ्रॉम द अवेयरनेस टू द एक्शन प्लान। और मैडम दुबे ने बहुत अच्छा इसको कंसीव किया है। एंड एवरी डे वी आर आस्किंग फ्रॉम रिसोर्स पर्सन टू गिव सम रिकमेंडेशंस, उनके जो वैल्यूबल सुझाव हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के उपरांत ये सुझाव हम सभी को प्रेषित करेंगे और एक एक्शन प्लान अपने इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से हम देना चाहते हैं। जो भी पर्यावरण का संदेश हो, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में हो, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हो, और जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे इतनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि हम सब का जीवन, हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन खतरे में है। तो ऐसे ही कुछ अलार्मिंग कंडीशन, इवन हमारे जो यंग माइंड्स क्या सोचते हैं, हमारे नए वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, इसके बारे में आज हमें डॉक्टर कनिष्का दुबे जी मैडम के माध्यम से जानने को मिलेगा। एंड वी आर वेरी हैविंग प्राउड that she has specialized in this important area of environmental conservation and restoration. And on the behalf of Chaitanya College family, we extend warm welcome to Ms. Kanishka Dubey and to give a valuable message on this occasion. Thank you, madam. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, with your permission, may I Yes, sir, please continue. Yes, sir. Please. सदन की जानकारी के लिए मैं अपनी स्पीकर को उनके उद्बोधन के लिए बुलाऊं, उससे पहले मैं ब्रीफ में उनका एक बायोडेटा बता देती हूँ। कनिष्का दुबे सीनियर रिसर्च फेलो की हैसियत से अभी IIT खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, और उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लाइमेट चेंज ही है। बेसिकली शी इज ए एरोसोल मॉडलर, और इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो मतलब नेचुरल है कि शी हैज डन एमटेक इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, और आफ्टर दैट शी हैज जॉइंड इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ IIT खड़गपुर। और इसमें जो इनका काम है वो एरोसोल्स पे है, और एरोसोल्स का किस प्रकार से मॉडलिंग किया जाता है उसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। और जो आपके अवार्ड्स हैं, कुछ अकम्पलिशमेंट्स हैं आपके, उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि शी हैज वन द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022, and she has also received the student travel grant of American Geophysical Union,
in the same year, that is 2022, and she has also received the student travel grant from European Geoscience Union in this year, that is 2023, and she has got consolation prize in short video competition India, which was held in International Science Festival Government of India in 2020. And then she has also won the best e-poster presentation in Indo-US Science and Technology Forum in 2021. And she has also won the best poster presentation international conference on recent advances in applied sciences and technology and health in 2021. So these are some of the achievements. And what to talk of the personal skills, I don't waste time in reading all the things, but I can summarize that she has skills to develop some this software programs which are used in this climate change modeling, and these are HYSPLIT, some AutoCAD, STAD, modeling, weather research forecasting, basic course in remote sensing, Linux. These are some software. I suppose मैं भी उतना जानती नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं जिनमें उनकी इन सॉफ्टवेयर्स में पारंगत हैं वे, और इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की रिसर्च करते हैं, जो कि पॉल्यूशन के बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे जो एरोसॉल्स के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सॉल्व करने में काम आते हैं, और इस प्रकार से हम क्लाइमेट चेंज की रिसेंट रिसर्चेस की ओर बढ़ते हैं. विद दिस इंट्रोडक्शन, I take this chance to invite our today's speaker, Madam Kanishka Dubey, to give her talk. Welcome, Kanishka Dubey, Madam. Please. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. It's such a warm pleasure and it's such a warm welcome for a little, I would say, as a student itself. I won't say I'm still a resource person. And it's actually such a pleasure to share a platform where people who have achieved life sciences, like I joined on day before and yesterday itself, and I saw the introduction of other resource people, and they have even received lifetime achievement awards in their work. So at times it's a little overwhelming कि मैं इतने बड़े लोगों के बीच में भी बोलना है. So I was कि यार क्या बोलेंगे? But then I believe that with me it comes down to a closed loop of how even professors like Gupta sir and Dubey madam and others have started their career with that zeal, and still they are going on with the same enthusiasm, with the same interest of still teaching and still spreading the knowledge. So yes, this is an absolute pleasure, and I thank the entire team of Chaitanya College and the technical team, the organizing committee, and specifically the principal and Dubey madam. So thank you so much, and I'll start my talk today. So before I start, I wanted to be a little interactive session because thoda dopaher ka time hai, we all become a bit bored if I keep listening to me. So can I know how many of you are students? There is a raise hand button at the bottom. Just press how many of you are students. Let me see the number. How many students are joining and how many of us are already professors or teachers. Any students here? I raised my hand. Similarly, you are joining. I think okay. In the queue. Okay, so right now I don't see anybody raising their hands. It's okay, we'll go ahead. Nobody is raising their hand. It's okay, it's fine, maybe they will join. So I'm sharing my screen. Please let me know if it's visible. Thank you, Ranjita. You have raised your hand. Seems you are listening. Thank you. Yes, Ranjita Khunte has raised. Okay. Thank you, Ranjita. So, is my screen visible? Yes, it is visible. Okay.
So one request, at any point of time it becomes a little too fast और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बीच में पूछना है, I request the audience to stop me or maybe ask questions. I'm fine with it. And even on the last of the presentation, you could ask. So let's start. Today I am speaking about the effect of air pollution on climate change. As already introduced by Dr. Dubey, I am a senior research fellow and I'm working in the Department of Civil Engineering in IIT Kharagpur. So with the basics, I'll start. So what is air pollution? We'll start with that. Because to understand its effect, first we should know what is air pollution. So in a lot of paper clippings or social media, we see that air pollution is now gaining a lot of popularity, and not in terms of good, in terms of bad. That air pollution is the 5th largest killer in just India, and Delhi is among the most polluted cities in the world. And now there are evidences जहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि air pollution is actually causing death. पहले ऐसा था with the regulating bodies also कि अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ा अस्थमा हो जाता है, जिनको अस्थमा होता है उनकी हालत थोड़ी और खराब हो जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है. But recent studies after let's say 2000s, we have clear evidence of deaths caused due to air pollution. Like in this chart, you can see the second most killer है in out of all the other factors like high blood pressure, high blood sugar, smoking. Air pollution is the second largest killer if we include both outdoor and indoor, and if it is just outdoor, it's the 5th in the world. So now coming to what is air pollution. In a very general term, air pollution का मतलब ये है कि कुछ ऐसा एक contaminant हम एयर में डाल दें जिसके कारण अब वो ओरिजिनली वो प्रेजेंट नहीं था, बट अब उसका हार्म अब हमको दिखने लगा. सो दैट इज नथिंग बट एयर पोल्यूशन, दैट देयर इज अ कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू एनी फॉरेन सब्सटेंस. इट कुड बी एनीथिंग. वो नेचुरल भी हो सकता है लाइक वोल्केनिक इरप्शन और डस्ट और डेजर्ट स्टॉर्म्स, और इट कुड बी मोस्टली जैसा कि होता है कि इट इज ह्यूमन मेड. So out of a lot of causes of air pollution, I have jotted down some very general 6 factors, जिसमें है इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री एनर्जी सप्लाई, ये हर तरह की इंडस्ट्री इसमें इंक्लूड हो रही है. इसमें पावर प्लांट्स, इसमें ब्रिक लिंक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूड. देन इट इज डस्ट. डस्ट कुड, जैसे कि मैं अभी बोला कि डस्ट कुड बी 2 टाइप्स. इट कुड बी ह्यूमन मेड और इट कुड बी नेचुरल. नेचुरल हम सब जानते हैं कि डेजर्ट से उड़ा या रोड में जमा हुआ था, अब हवा चली तो उड़ा, दैट इज नेचुरल. और एंथ्रोपोजेनिक में, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड, उसका उसमें आ गया कि मानिए कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा डस्ट उड़ रहा है, एग्रीकल्चर के टाइम पे जो एक्स्ट्रा डस्ट उड़ रहा है, वो सारा हो गया एंथ्रोपोजेनिक डस्ट. फिर आ गई हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें वो मशीन्स, सारी हैवी ड्यूटी मशीन्स जो यूज हो रही हैं आज के जमाने में मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, वो प्लस आपका बायोमास बर्निंग, जो पराली जलाई जाती है, वो सब कुछ आ गया एग्रीकल्चर में. फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल काइंड्स. इट इज थ्रू एयर कि आप प्लेन में हैं, उसकी जो एमिशंस निकल रहे हैं. इट कुड बी रोड, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देन वी हैव वेस्ट मैनेजमेंट. नाउ वेस्ट मैनेजमेंट इज एक्चुअली बहुत ही निग्लेक्टेड है. वी थिंक दैट इट इज नॉट अफेक्टिंग, बट एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. जब हम बड़ी सिटीज में जाते हैं, कोलकाता और दिल्ली, they have huge landfill sites. इतना सारा कचरा वहाँ पे जमा किया गया है. जब हम घर से कचरा निकालते हैं वो तुरंत रिसाइकल नहीं हो जाता, उसको एक बड़ी सी जगह में हम डंप करते जाते हैं, और वो उस जगह को फिर जब बहुत बढ़ जाता है तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द अथॉरिटीज हैव टू डिसाइड कि अगर इसको हमको रिसाइकल करने में इतना टाइम लग रहा है, देन लेट्स बर्न इट. ओरिजिनली दिस इज नॉट डिसाइडेड, ऐसा करना नहीं है, ये इलीगल है, बट स्टिल दे डू इट. Then you can understand the amount of pollutants जो उस उतने सारे कचरे में से निकलेंगे. That will all be included in the waste management. And then at last we have household energy. Although अभी ये काफी कम हो गया है, but still in some villages and even during winters हम भी घर में थोड़ा बहुत कोयला जला लेते हैं. और some roadside restaurants, वहाँ हर जगह ये जो यूज होता है जला के खाना बनाना या गर्मी लेना, वो सब आ जाएगा आपका हाउसहोल्ड एनर्जी में. अब ये बहुत ही जनरलाइज 6 फैक्टर्स थे. इनको अगर हम और स्पेसिफिक करें तो वी कैन नेम देम एज पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन, एमिशन फ्रॉम कार, बायोमास बर्निंग जैसे कि मैंने बताया, पराली जलाने वाला, इंडस्ट्रीज. दिस इंडस्ट्री कैन हैव ऑल्सो द लोकल रेस्टोरेंट्स, द
local small scale industries or even the bigger ones. ओपन वेस्ट बर्निंग, जो हमारा कचरा जमा हुआ, कई बार हम ये भी नोटिस करते हैं कि रोड साइड में जो भी पत्ते वत्ते जमा किए वो रोज झाड़ने वाली जला देते हैं. वो ऐसा हमको लगता है कि अरे वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आप हर दिन हर गली में जला रहे हो वो कचरा. तो आपको रियलाइज करना है कि अगर आप एक मंथ का टोटल करें या एक साल का या 10 साल का, तो वो कितना ज्यादा हो जाता है. देन ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रिक क्लिन्स. ब्रिक क्लिन्स मतलब जहाँ पे ब्रिक बनाए जाते हैं. इन इंडिया we do not have bricklin industries, we have small scale bricklins. जितने भी ब्रिक बन रहे होते हैं वो छोटी छोटी जगह बन रहे होते हैं, फिर वो जाते हैं बड़ी कंपनीज के पास और फिर वहां से वो सेल होते हैं. तो जो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में नहीं बोल सकते इनको, दे आर स्मॉल स्केल फार्मर्स ओनली, जो अपनी खेती कंप्लीट करने के बाद जो पराली बचती है उसको ब्रिकलिन मिला के जला के ब्रिक बनाते हैं. आपने देखा होगा ड्यूरिंग समर दिस इज मोर प्रेवलेंट. तो वो जो छोटी छोटी चिमनी में से निकल रहा होता है धुआं, वो भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है टू आउटडोर एयर पोल्यूशन. सो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ एयर पोल्यूशन. देन वी कम टू पोल्यूशन तो हो रहा है, बट वो सर्टेन फैक्टर्स, वो एग्जैक्ट पोल्यूटेंट्स क्या है, वो एग्जैक्ट मटेरियल क्या है जिसके कारण ये एयर पोल्यूशन हो रहा है. तो दिस कुड बी डिवाइडेड इनटू टू, पार्टिकुलेट फेज एंड गैसियस फेज. पार्टिकुलेट फेज मतलब ये गैस में नहीं है, ये सॉलिड में है. तो इनको हम बोल सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर PM10 एंड PM2.5. तो PM10 यूजुअली जितना न्यूज में सुनते हैं कि PM पोल्यूशन बहुत है, PM पोल्यूशन बहुत है, दे टॉक अबाउट PM2.5. PM2.5 के बारे में हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर तक जा सकता है, वेरस फोर्स PM जो है वो हमें बस आउटर इरिटेशन उतना ही बस करता है. And then on gaseous we have ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide and volatile organic compounds. ये जो इस राइट साइड के गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं और पार्टिकुलेट मैटर PM10 और 2.5 है, इनको हम इन टोटल बोलते हैं क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स. इनके अलावा हमारे पास दो और क्लासेस ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं जो कि कहलाती हैं टॉक्सिक एंड इमर्जिंग. टॉक्सिक वो हैं जो हम बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहें, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज म्यूटाजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक. म्यूटाजेनिक मतलब वो हमारे जीन में म्यूटेशंस डेवलप कर सकते हैं, और कार्सिनोजेनिक मतलब दे आर एक्चुअली क्लास 1 और 2 कार्सिनोजेंस, मतलब उनके कारण हमको कैंसर हो सकता है. दिस इंक्लूड्स कंपाउंड्स लाइक DDT, जो कि पहले यूज होता था फॉर मस्किटो कंट्रोल, अब उसको भी रेगुलेट कर दिया गया है. एंड देन इमर्जिंग पोल्यूटेंट्स आर द क्लास ऑफ पोल्यूटेंट्स जो अब नए नए निकल के आ रहे हैं, जिनके बारे में हमको पहले पता ही नहीं था. जैसे कि इफ यू सी we have a lot of cosmetics these days. All these cosmetics have a good amount of very complex substances like collagens or peptides. These actually जब तक हम इनको यूज कर रहे हैं हमारी बॉडी में ठीक है, बट लेकिन आप नहा रहे हैं, वो पानी के थ्रू मुंह धो रहे हैं, फेस वॉश सब जा रहा है पानी में, and that is how it is now polluting the environment, polluting the water bodies. And this new class of pollutants is called emerging pollutants. तो जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स. तो ये वो सबसे आसान क्लास ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट ने या बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस ने रेगुलेट किया है. इसलिए रेगुलेट किया है क्योंकि काफी अबंडेंट है कंपेयर टू इमर्जिंग पोल्यूटेंट्स. अगर आप देखें उनको हम मेजर करते हैं नैनोग्राम पर लीटर और नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में, वेयरएज जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करें तो हम मेजर करते हैं mg पर मीटर क्यूब के. तो कंपैरेटिवली इसका जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हम इसीलिए इनको रेगुलेट किया गया है. एज वेल एज इनके जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो काफी पहले ही हमको पता चल चुके थे. तो दीज आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी. तो अमंग द मेनी हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स वी हैव सम एज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, reduction in the oxygen supply of the blood, damage in nervous system and cardiovascular impacts. ये हो गए हमारे हेल्थ इफेक्ट्स. इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखें क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स के सिर्फ, तो विजिबिलिटी में काफी रिडक्शन होता है. जैसे कि आप देखें कि दिल्ली में जो ठंड के टाइम पे होता है, अब दिल्ली में क्या अब तो काफी जगह होने लगा है, इवन वाराणसी, आगरा, समटाइम्स इन आर प्लेसेस ऑल्सो. ये जो इतना स्मॉग बनता है जिसके कारण हमको दिल्ली में कई बार 2-3 दिन तक स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो जाते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली सी व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू.
वो हो गया आपका इफेक्ट ऑफ क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स। प्लांट्स के ऊपर भी इनका काफी डैमेज होता है, जैसे कि मानिए अगर NO2 SO2 काफी बढ़ गया है आपके एनवायरनमेंट में एंड देन देयर इज रेनफॉल, तो ये सारा एसिड रेन होके आपके पेड़ों पे गिर रहा है, विच इज नॉट good for them. It reduces their yield and also harms the leaves of the plants and trees. So things like this are some of the effects of criteria pollutants. So now coming to a class of criteria pollutants that are called particulate matter. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि particulate matters are actually solid or liquid particles suspended in gaseous medium. मतलब एक छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, नॉट विजिबल टू नेकेड आई, और वो आपकी जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसियस मीडियम है, उसमें वो फ्रीली मूव कर रहा है. तो दिस पर्टिकुलर मैटर और पर्टिकुलर पोल्यूटेंट कैन एक्चुअली बी कॉल्ड एज एरोसोल. एरोसोल मीन्स इसमें सब आ जाएगा, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट 10, 2.5, इवन सब माइक्रोन और बड़े पार्टिकल्स भी, सब जितना सब कुछ है, इट कैन कंबाइनली बी कॉल्ड एज एरोसोल्स. सो नाउ व्हेनेवर आई से एरोसोल्स, यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स पार्टिकुलेट मैटर. तो ये जो एरोसोल हैं, ये दो टाइप से निकल सकते हैं. एक हो गया नेचुरल, कि वोल्केनिक इरप्शन आ गया या फिर सी स्प्रे आ गया, तो ये हो गया आपके नेचुरल. और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हुआ ह्यूमन मेड, एंड देयर इज अ गुड नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ सोर्सेज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, लाइक पहले भी हम बोल चुके हैं, ट्रांसपोर्ट और फायर और फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रीज और ब्रिक किलिंग्स, एवरीथिंग. सो दिस फिगर which says the PM 2.5 concentration in the world, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है, ये among the top 3 countries, among the top, in fact I would say 5 countries में हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा इसकी हालत बड़ी खराब है in terms of PM 2.5 pollution. And other worlds like the developed worlds have also said कि because of pollution causing countries like India and China, जो developed nations हैं, उनका भी टारगेट है फॉर वर्ल्ड गवर्निंग कि हमको इतने साल में इतना कम करना है. दे आर नॉट एबल टू अचीव दैट बिकॉज इंडिया इज नॉट एबल टू अचीव इट्स स्टैंडर्ड्स. देन कमिंग टू, ये था अपने वर्ल्ड की पूरी बात. नाउ कमिंग टू, इफ आई से जस्ट इंडिया, दिस इज अ प्लॉट दैट सेज PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन ओवर इंडिया. तो जो जितना डार्क रेड है, दैट मीन्स मोस्ट पोल्यूटेड, तो or brown. So you see that parts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, even हमारा छत्तीसगढ़ देख लें तो छत्तीसगढ़ की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है. यहाँ पे भी PM पोल्यूशन काफी है. PM पोल्यूशन होना चाहिए 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम, बट अगर आप छत्तीसगढ़ की वैल्यूज देखें तो छत्तीसगढ़ की ओवरऑल वैल्यूज हैं 50 to 75, और ये जो पार्ट है, एक छोटा सा पैच है, इसमें तो 75 to 100. तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये 50 से ऊपर पहुंच जाता है, देन दैट मीन्स जो लोग वहां रह रहे हैं, they are now susceptible to more problems like asthma, skin diseases, irritation in eyes, और भी बहुत स्मॉल स्केल चीजें जैसे कि बाल झड़ना, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन हो सकता है. नाउ कमिंग टू इन इंडिया, इफ वी सी कि ये जो PM निकल के आया था, ये बहुत ही स्पेसिफिक है. दिस इज नॉट जनरलाइज्ड फ्रॉम एनी बुक्स, दिस इज फ्रॉम द रिसर्च दैट पीपल हैव डन कि ये जो PM निकल के आ रहा है, ये कौन से रीजन में कहाँ से कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है. तो इफ यू सी द लेजेंड्स, ब्राउन मीन्स कंबशन. नाउ दिस कंबशन कुड बी इन इंडस्ट्रीज, कुड बी इन लोकल स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट्स, एनीथिंग. तो अगर हम कानपुर का केस लें तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 37% ऑफ PM1 जो है, दैट इज फ्रॉम कंबस्टन, 33% इज फ्रॉम सेकेंडरी एंड 13% फ्रॉम बायोमास. ऐसे ही बहुत सारी स्टडीज ने इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ये सारे सोर्सेज बताए हैं. So now since we are done with air pollution, let's talk how is air pollution related to climate change. So air pollution और climate change का एक बड़ा ही interesting cause effect relationship है, जिसमें air pollution is the cause and effect is climate change. But at the same time it is not so simple. जैसे जैसे climate change बढ़ रहा है, it is again giving back to air pollution. कि climate change ज़्यादा हुआ तो air pollution ज़्यादा हुआ, air pollution और ज़्यादा हुआ तो climate change और ज़्यादा हुआ. So this is like a very complicated loop that keeps on going until and unless we come to a balance. ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने मानिए CO2 तो आपने बहुत कम कर दिया, कह रहे नहीं हमको पूरा ग्रीन हाउस गैस हटा देना,
तो भी it will have a effect on climate change. Then you will have too much of cooling. So this is actually a very complex cause-effect relationship between the two. So अब अगर हम बात करें in a very generalized manner कि climate change क्या है, तो climate change का मतलब होता है long term shifts in temperature and weather patterns. मतलब बहुत बहुत सालों, usually it's 30 years, बहुत सालों बाद हम देखें कि मानिए 2000 में टेम्परेचर अगर था, एवरेज टेम्परेचर था अगर 35 डिग्री सेल्सियस, तो 30 साल बाद क्या वो 32 हो चुका है या क्या वो 31 हो चुका है. और ऐसे 31 32 बोलने में लगता है कि क्या है, बस 1 डिग्री तो है, लेकिन वो 1 डिग्री का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है. 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर माइट कॉज 5 mm ऑफ आइसबर्ग्स टू मेल्ट. उसका मतलब है कि इतना पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके सी लेवल में कि पार्ट्स ऑफ मुंबई, पार्ट्स ऑफ लक्षद्वीप, दे माइट एक्चुअली ड्राउन. ऑल्सो विद द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमको ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है. और कुछ नहीं होता है, जो गैसेज हैं ऑलरेडी एनवायरमेंट में वो हीट ट्रैप करती हैं, वो अब वो ह्यूमंस की वजह से वो जितनी होनी चाहिए थी उससे वो ज्यादा हो गई, तो इसके कारण अब और बहुत ज्यादा हीट ट्रैप होने लगी. उसके कारण हमारा अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो गया. बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो आइसबर्ग मेल्ट होने लगे. आइसबर्ग मेल्ट हुए तो पानी का स्तर बहुत बढ़ गया और उसकी वजह से हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ हमारे डूबने लगे. However, this is just a very small part of climate change. If we talk climate change, it has very varied effects on a lot of other phenomena also. Like if we see what it actually includes, तो वो इंक्लूड उसमें होता है सॉइल एंड एग्रीकल्चर. क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो हमारी सॉइल जो है वो नेचुरली ड्राई हो रही है. भले आप उसमें पानी दे रहे हैं लेकिन अब उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो चुका है. तो जो सेम अमाउंट ऑफ यील्ड आपका खेत पहले देता था अब वो डिक्रीज होने लगा है. एंड वी हैव एविडेंसेस फॉर दिस. देन वाटर इन एक्सट्रीम इवेंट्स, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो पूरा आइसबर्ग है इसका रिकॉर्ड होता है कि हर साल इतनी मोटी वॉल आइसबर्ग की बनी. और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि लास्ट 50 इयर्स में वो जो वॉल है आइसबर्ग की वो पतली होती जा रही है और हमारा पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है. विथ द इंक्रीज इन वाटर लेवल्स देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज एक्सट्रीम इवेंट्स. इसका मतलब होता है कि यूजुअली जिन जगह में साइक्लोन नहीं आता था वहां बहुत साइक्लोन आने लगा. जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें न्यूज भी, तो पिछले साल सिर्फ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एंड ओडिशा में 5 बार साइक्लोन आया, जबकि ऐसा होता नहीं है. यू कैन नॉट हैव 5 साइक्लोन्स कॉन्सिक्यूटिवली इन अ ईयर. और आपको अगर ध्यान आए तो कुछ साल पहले केरला में फ्लड्स आए थे. केरला इज नॉट प्रोन टू फ्लड्स बट स्टिल दे हैड फ्लड्स बिकॉज दे हैड एक्सट्रीम रेन. इवन जब बादल फटे थे इन द अपर रीजन्स ऑफ हिमालयस. सो दीज एक्सट्रीम इवेंट्स दे कैन ऑकर नेचुरली, बट बिकॉज ऑफ हमारी हरकतों की वजह से इनका जो आना है वो अब ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया. पहले ये ऐसा होता था कि 10 साल में एक बार हो रहा, अब ये हर 5 साल में, हर साल ऐसा कुछ ना कुछ एक नया टाइप का इवेंट हो ही जा रहा है. देन कम्स द एयर क्वालिटी. तो एयर क्वालिटी पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ही अलग अलग टाइप का इफेक्ट है. एक तो ये हो गया जैसा कि मैंने आपको बोला कि दिल्ली में विजिबिलिटी रिडक्शन तो हो ही रहा है. उसके अलावा क्योंकि अब क्लाइमेट हमारा ज्यादा गर्म है तो फॉरेस्ट फायर्स हैव इंक्रीज्ड. Australia every year has some kind of a forest fire and that is natural forest fire. वो किसी की गलती की वजह से नहीं लग रही है, वो बस इसलिए लग रही है कि सूखा इतना ज्यादा है कि जब पेड़ अपने हवा से उड़ रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उनकी घर्षण और उतनी गर्मी उनको जला दे रही है. एंड दैट फॉरेस्ट फायर इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो ये हो गया आपका क्लाइमेट चेंज ऑन एयर. फिर अब अगर आप बात करें ह्यूमन हेल्थ पे, तो ह्यूमन हेल्थ भी ऐसा नहीं है कि जिनको प्रॉब्लम थी सिर्फ उन्हीं को और प्रॉब्लम हो रही है. एंड इट इज जस्ट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग इश्यूज. ये सोर थ्रोट, ड्राई थ्रोट, कफ, स्किन इरिटेशंस. नाउअडेज आई सी सो मेनी पीपल विद स्किन इरिटेशंस. पहले इतने सनबर्न के कॉजेज नहीं थे. नाउ आई थिंक पर्सनली आई नो डॉक्टर दुबे सफर्स विद द स्किन इरिटेशंस ड्यूरिंग समर सीजन. आई डू. एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो अब समर्स में जिनका स्किन रिलेटेड रैशेस और बम्स और every kind of itching, everything starts during the summer specifically. And then you have headaches. People have migraines because of increased temperature. And then at last you have the extinction of endangered plants and animal species. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि जो पोलर बियर है they actually reside in places that have ice. But अब क्योंकि हमारा आइस तो पिघल रहा है
तो फिर अब ये कहाँ जाए? सो नेचुरली धीरे 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 करके इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो अब आप जब सोचें कि क्लाइमेट चेंज क्या है, कि अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा स्मॉग हो जाता है, ठंडी में सह लेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ वो नहीं है, दिस इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कि अगर सॉइल गड़बड़ हुई तो उसमें से जो खाना आपको मिल रहा है वो गड़बड़ होगा, अगर पानी गड़बड़ हुआ तो जो आप पानी पी रहे हैं वो गड़बड़ होगा। आई रिमेम्बर आवर पेरेंट्स डोंट यूज टू बाय वाटर, बट हमारी जनरेशन जो है वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वॉट वाटर। हम हर जगह पानी खरीद के पी रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको क्या नहाने के पानी को भी बहुत ध्यान से खरीदना पड़ेगा, कि वो भी 50-50 लीटर्स की बॉटल में आएगा कि आज भाई हमको बस 50 लीटर पानी से ही नहाना है, उससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। So you have to think about things like this when you think of climate change in a very broad term. So now let's get a little bit more scientific कि एयर पोल्यूशन जो है वो क्लाइमेट चेंज को एडवांस कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि इट इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इसको समझना भी काफी मुश्किल है। तो अभी मैं भूल जाइए आप गैसेस को, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एरोसोल की, बिकॉज अगर आप गैस का इंटरेक्शन लाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि गैस कैसे कब चेंज हो रहा है। वो कभी वेपराइज हो सकता है, वो पार्टिकल फेज में कन्वर्ट हो सकता है, वो फोटोकेमिकली रिएक्ट कर सकता है। तो अभी हम उतनी सारी चीजों की बात नहीं करेंगे, हम बहुत ही छोटे से एक पार्टिकल की बात करेंगे, एक पार्टिकल, एक एरोसोल पार्टिकल। तो एरोसोल जो हैं वो आपकी इनकमिंग सोलर रेज जो हैं उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी क्लाउड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, और जो सरफेस में ऑलरेडी मानिए वेजिटेशन है, कंस्ट्रक्शन है, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जब ये तीन चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं एरोसोल्स, तो इनके कुछ इफेक्ट निकल के आते हैं विच एक्चुअली एनहांस और डिक्रीज द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो ये जो इफेक्ट होते हैं इनको हम तीन क्लास में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड सेमी डायरेक्ट इफेक्ट। और इन सारे इफेक्ट्स को कंबाइंडली अगर आप बोलें तो इनको बोलते हैं हम रेडिएटिव फोर्सिंग। तो अब हम देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े टर्म्स हैं, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, रेडिएटिव फोर्सिंग, इनका हमको क्या करना है। बुक्स में तो ये काफी अच्छे लगते हैं, पढ़ते टाइम तो ये सही है, बट इससे हमारा क्या। तो रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब होता है चेंज इन नेट एनर्जी फ्लक्स। अब इसको अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो सन से एनर्जी आ रही थी अपने अर्थ में और वो रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्ट होके वापस जा रही थी। तो जो ये अमाउंट है कि कितनी एनर्जी आ रही है एटमॉस्फेयर में और कितनी वापस जा रही है, इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। तो जब हमारी एनर्जी जो आ रही है वो ज्यादा है वापस जाने वाले से, तो मतलब वी हैव अ पॉजिटिव एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अर्थ में रह गई, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। एंड व्हेन वी हैव पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग वो हमारी अर्थ को हीट करेगी। वेयर एज जब हमारी लेट्स से कि जितनी एनर्जी आई उससे ज्यादा एनर्जी बाहर चली गई। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्यादा बाहर चली गई, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने जो पोल्यूशन इतना क्रिएट किया तो एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट बना ले, तो जितनी एनर्जी पूरी ग्राउंड तक पहुंचनी थी उससे पहले ही वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने लगी। और ये ऐसा नहीं होता कि ये सिंगल रिफ्लेक्शन हो, ये कई बार होता है कि एक पार्टिकल से टकराया, दूसरे पार्टिकल पे गया, तीसरे पार्टिकल, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्शन प्रोसेस दैट गोज ऑन इन द एटमॉस्फेयर। और ये जब ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी आई उससे ज्यादा बाहर चली गई तो इट क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, जिसके कारण हमारी अर्थ में हो जाती है कूलिंग। अब हम अगर वेरी स्पेसिफिक एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें, जैसे कि सल्फेट बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, जब अपने गैस फेज से निकल के पार्टिकुलेट फेज में आ जाता है तो वो बनता है सल्फेट। ये सल्फेट बाई नेचर होता है कूलिंग, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्रैक्ट करता है, ये एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करता, अपने में रखता नहीं है, तो इसलिए ये एक्ट करता है एज अ कूलिंग एजेंट। वेयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक कार्बन इज सोलली एंथ्रोपोजेनिक, उसका नेचुरल से कोई लेना देना नहीं है। आप फॉसिल फ्यूल बन गई, आपका ब्लैक कार्बन निकलेगा। तो ये ब्लैक कार्बन जो है दिस इज अमंग द फ्यू ग्रीन हाउस गैसेज और ग्रीन हाउस पार्टिकुलेट्स जो जिनका कंट्रोल करना हमको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली हीटिंग पे इफेक्ट करता है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इसके कारण हमारा अर्थ जो है ऑटोमेटिकली एक्ट करता है एज ए हीटिंग। उसके अलावा देयर समथिंग कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कार्बन हमारा फॉसिल फ्यूल, बायोमास बर्निंग, हर तरह की बर्निंग से निकलता है कम अमाउंट। और ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये कूलिंग और हीटिंग दोनों करता है। तो
तो अब आप सोचिए कि जब ये सिंगल सिंगल इनका इतना इफेक्ट है, तो जब ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होके एक साथ रहते हैं, तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि हमारी एक छोटी सी भूल से कि अरे ठीक है कार्बोरेटर में थोड़ा सा कचरा है, कोई बात नहीं, क्या ही होगा, उससे जो ब्लैक कार्बन निकला बिकॉज यू हैव नाउ इनकम्प्लीट कंबशन, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो जितनी भी बातें मैंने अभी बोली उनको अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक सिंगल एलिमेंट देखें, जैसे मैंने सल्फेट, ऑर्गेनिक कार्बन, कई सारी चीजें एक साथ बोली, अगर आप सिर्फ ब्लैक कार्बन को ले लें तो ये हो गया आपका टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ हमारी जितने भी सरफेस इंटरेक्शन है खत्म होती है, मतलब मानिए यहाँ कहीं पे सन है और यहाँ से अब सन आना स्टार्ट करेगा, यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ और ये हुआ हमारा सरफेस। अब अगर हम, जो मैं बोल रही थी कूलिंग, वो ऐसा होगा कि मानिए कि जो बादल है उससे पहले ही हमारा एक पार्टिकल है, तो जब सन आया उसने पहले ही एंट्रैप कर लिया, तो जो यहाँ पे हमारी सरफेस हीटिंग होनी चाहिए थी उसकी जगह हमारी टॉप लेयर पे हीटिंग होने लगी। अब वो हीटिंग जैसे कि मैंने बोला कि कई ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल प्रोसेसेस, तो उसके कारण जो हमारा जनरेट होगा वो है पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग एट द जंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सरफेस। तो मतलब सरफेस तो हमारी कूल रहेगी लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा। सिमिलरली ऐसे ही जब पार्टिकल का जो पोजीशन चेंज होते जाता है वैसे वैसे उनका रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो भी बदलता जाता है कि कब वो पॉजिटिव होगा कब वो नेगेटिव होगा। बट ओवरऑल ऐसा बोला जाता है कि दिस एंटायर फिनोमेना कॉजेज अ नेट सरफेस कूलिंग। माइंड माई वर्ड्स, इट इज सरफेस, कि सरफेस पे तो ठंडा हो रहा है लेकिन एटमॉस्फेयर हमारा ओवरऑल गर्म हो रहा है। तो अगर आप इस फिगर को देखें, ये वाली हमारी फिगर, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, ब्लैक कार्बन, ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर को कर रहे हैं गर्म क्योंकि इनकी रेडिएटिव फोर्सिंग है पॉजिटिव में। हाउएवर जो दूसरे एरोसोल्स हैं, लाइक जैसे कि मैंने बोला सल्फेट, कुछ क्लाउड्स, डस्ट, वोल्केनिक, इन सब का हो गया हमारा नेगेटिव। तो जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स, and then we get a net either cooling or net heating. So that was all about the climatic effects of aerosols, and then we come to then what are the solutions। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली कि भाई क्लाइमेट के कारण हमारा सब गड़बड़ हो रहा है, सॉइल गड़बड़ हो रहा है, वाटर गड़बड़ हो रहा है, एयर तो हमारी बहुत ही खराब हो चुकी है, तो हम इंडिविजुअली क्या करें। तो जैसे कि गुप्ता सर ने इन द बिगिनिंग ऑफ द टॉक कहा कि हम सबको क्यूमुलेटिवली आके करना है, किसी एक के करने से, एक ही पॉलिसी मेकर से करने से, एक ही वो पॉलिसी बनाएंगे फिर हम मान लिए तो मान लिए, नहीं माना तो कोई बात नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एवरीबडी हैज टू, एंड इवन आई थिंक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर टॉक, आई डोंट रिमेंबर हु सेड, बट सम ऑफ द डिग्निटरीज सेड कि हमको इफ नॉट इन अ बेटर कंडीशन, हमको उसी कंडीशन में अर्थ को छोड़ के जाना है जिस कंडीशन में वो हमको मिली, बट दैट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। We all have to do our bit। छोटी चीज भी बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है, और मेरा मानना है द फर्स्ट थिंग दैट एवरी वन ऑफ अस कैन डू इज रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है कि आप छोटी चीजें जो इफेक्ट कर रही हैं, जैसे कार्बन बढ़ रहा है, नेट कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है, जैसे कि नाउअडेज वी सी कि थोड़ा सा 100 मीटर्स भी जाना होता है, 100 200 500 मीटर्स, तो भी हम फटाक से गाड़ी निकाल के चले जाते हैं, whereas we could easily use a cycle or we can walk। एंड इवन अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक ऑटोज आ गए हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओला उबर वी कैन गो विद द इलेक्ट्रिक ऑटोज। देन small things, very small things like switching off the electrical appliances, switching the tap off when we are brushing। Like I stay in a hostel, so I see a lot of people कि जब वो बर्तन धो रहे हैं तो नल खुला हुआ है और वो धोते जा रहे हैं और नल खुला छोड़ दिया है। So small things, very small things. You just have to be very aware of what you're doing. And then there's of course reduce, reuse and recycle। I believe in our generation जो हमसे पहले थी, हमारे मम्मी पापा की जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनका एक बहुत ही, अब भले हम अभी हम अपनी जनरेशन में बोले तो हम बोलेंगे अरे मम्मी आप बहुत कंजूस, अरे पापा आप बहुत कंजूस। तो एक्चुअली कंजूस नहीं है, वो होता ये था कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ क्लॉथ, कि पहले हमने उसको पहना काफी दिन, फिर उसके बाद वो घर का किचन का कपड़ा बन गया, फिर हमने उससे किचन की चीजें की,
और फिर उसके बाद वो कुछ और पोछा बन गया, एंड एट द लास्ट वो फिर फेंकाया। दैट मीन्स हमने उस छोटी सी चीज की लाइफ साइकिल को बहुत बढ़ा दिया। तो उसका जो पहली बार में वो फेंका जाता, और उसको रिसाइकल करने में भी तो एनर्जी लगती है। ऐसा तो नहीं होता कि आपने रिसाइकल किया वो तुरंत हो गया। मानिए बर्न भी कर दिया रिसाइकिल के नाम पे, तो उसमें भी तो एनर्जी लग रही है। तो हमको ये छोटी चीजें करके उसकी लाइफ को बढ़ाना है, हमको रिड्यूस करना है। जैसे कि आई रिमेम्बर कि हम थैला लेके जाया करते थे, बट नाउ वी हैव कम्प्लीटली स्टॉप। वी हैव दैट पेपर बैग्स दैट वी गेट इन एवरी मॉल और एवरी ब्रांड। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना हर बार हमको पेपर बैग लेना। वी कैन एक्चुअली टेक अच्छा वाला बैग या अच्छा वाला थैला, यू कैन डू दैट। एंड देन द वेरी लास्ट इज we don't understand the impact of this, but to buy products locally। होता ये है कि जब हम लोकली लेते हैं, जैसे मानिए आपने किसी सब्जी वाले से जो आपके घर के बाहर बैठता है या थोड़ी दूर बैठता है, उससे आपने सब्जी ली, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन में जो उसका कार्बन फुटप्रिंट जो हो रहा है वो काफी कम है। whereas आप मानिए आपने बिग बाजार से ऑर्डर की, तो पहले तो वो बिग बाजार ने कहीं और से मंगवाई होगी, तो उसके ट्रैवल में फिर ये बिग बाजार वाले जो हैं, बिग बाजार या स्पेंसर्स, एनी काइंड ऑफ बिग ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जब इसको स्टोर करते हैं तो वो हाईली रेफ्रिजरेटेड सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू अगेन आप एमिशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद समवन इज एक्चुअली टेकिंग दैट यूजिंग अ मोटर बाइक टू कम टू यू। तो ऐसा सो एम आई गोइंग ओवर टाइम? No. You please take your own time. Okay. So all these things actually contribute to your carbon footprint. So ऐसी छोटी छोटी चीजें करके हम बहुत बचा सकते हैं। उसके अलावा प्लांटेशन इज समथिंग that is very common, that is everybody says, but very few of us do. Then of course if we come to bigger solutions like sustainable solutions of electric cars, अब बहुत ही easily electric car available हो गई है। Thing is you have to be aware of it. अभी अगर आप in terms of cost compare करें तो इलेक्ट्रिक कार का कॉस्ट ज्यादा ही है in terms of पेट्रोल और डीजल से। But then if you compare कि वो कितना एमिशन उसका प्रोड्यूस होगा, कितना आप खर्चा करेंगे इन पेट्रोल डीजल, तो समटाइम्स यू हैव टू इक्वलाइज एंड थिंक कि चलो मैं अभी ज्यादा पैसे लगा के कार खरीद लूं और मेरा बाद में कन्वर्जन पैसों का कम हो। मैं इन टर्म्स ऑफ मनी इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आवर ब्रेन वर्क्स लाइक दिस। हमको नहीं पड़ी है एनवायरमेंट ही until and unless it is something related to money. You understand? So you have to think कि maybe right now it is causing me more, but then at the later stage of time it will be helpful. And then again I talk about you have to be very aware of the balance between economic growth and environment friendly solutions, because at times what happens is कि हम ऐसा सोच के रखते हैं कि environment solutions यार महंगा ही पड़ेगा, आपको उसके जो इनिशियल कॉस्ट है वो हमेशा ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। लाइक आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन रायपुर एंड यू हैड दिस एयरपोर्ट का एक रोड था, दैट रोड वीआईपी रोड, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज इट कॉल्ड। इट वाज अ ब्यूटीफुल रोड, काफी पतली रोड थी वो, बट इट हैड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स एंड इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल टू गो इनटू दिस रोड, क्योंकि वो एक कैनोपी सा बनता था दोनों साइड की ट्रीज से। बट देन it was decided that हम अब अपने रायपुर एयरपोर्ट को बड़ा करेंगे, and so if you are increasing, naturally you need more space, you need wider roads, or you will not believe more than 200 huge trees. I'm not talking about trees जो 10 साल 12 साल पुरानी हो, I'm talking about trees that were huge, they were at least 50 years old. उन सबको काट दिया गया to make space for road. But my question is, as far as we understand the transport and the traffic of Raipur city, was it that required to cut them down? रोड तो थी, ऐसा तो नहीं था कि रोड नहीं थी। रोड तो पहले भी वैसे ही चल रही थी, अभी भी अच्छी चल रही थी। इतना कुछ ट्रैफिक भी नहीं था भाई कि 2-2 घंटे का ट्रैफिक लग जा रहा है कि आपको काट के उसको 4 लेन करना है। So you know, at times like this you have to be very aware of your situation कि क्या ये करना सच में जरूरी है, and of the general public, because see at times policy makers they have to do it to show that their country is growing, but in times like this हमारी जो जनरल पब्लिक है उसकी सोच बाहर निकल के आनी चाहिए कि भाई ठीक है वो तो हो जाएगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। अब आप जो ट्री लगाएंगे, अब कहने को उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमने तो लगा दी, हमने 500 ट्री यहाँ काटी, हमने 500 ट्री कहीं और लगा दी, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। वो 500 ट्री कब तक जिंदा रहेंगे और कब तक वो उतनी बड़ी होंगी जितनी ऑलरेडी आपने काटी, अनदर 50 ईयर्स। तो उन 50 ईयर्स का क्या, उन 50 ईयर्स का हिसाब कौन देगा?
So you have to be very aware of your carbon footprint and of the economic growth and environment friendly solutions. So with this, I end my talk, and this is a very generalized slide of what do we do at our lab here at IIT Kharagpur. So our lab is called Aerosols and Air Quality Climate Research Group. हमारे पास यहाँ पे एयर क्वालिटी मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास एरोसोल मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड एट द सेम टाइम वी आर बेसिकली एन एरोसोल मॉडलिंग ग्रुप। एरोसोल मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि हम फील्ड में जाके मेजरमेंट नहीं करते, हमारे पास समथिंग कॉल्ड एज अ सुपर कंप्यूटर है, जिसमें हम जो भी एनवायरनमेंट में नेचुरली हो रहा है उसको हम काइंड ऑफ रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हमको बाहर ना जाना पड़े और हम अंदर ही रेप्लिकेट करके देख लें कि पूरे इंडिया में एक साथ क्या हो रहा है रादर देन एक पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो दिस इज व्हाट आई डू पर्सनली, दिस इज माय पर्सनल वर्क। सो इसमें हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जो कि हमको बता रहा था कि ये जो स्टार मार्क सिटीज हैं इनको अभी तुरंत मिटिगेशन की जरूरत है। तो ये दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। देन दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ एरोसोल सैम्पलर। इसको हम फील्ड में लेके जाते हैं, हम मेजर करते हैं और वापस आते हैं, देखते हैं कि हमारा जो एरोसोल पोल्यूशन था वो पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में कितना बढ़ता जा रहा है या कितना कम हो रहा है। अगर कम भी हो रहा है तो क्या हम कुछ कम कर पा रहे हैं। Things like this we do with this instrument. And then this is what I was talking about, that this is a set of supercomputer, and at last when you're done with the simulation, we call that repetition of something from the natural to an foreign, like a man-made system जब हम इसको बनाते हैं, तो at last we get something like this. ये हमारा pollution plots हैं during the COVID periods in India, in entire India. So yes, that is what we do. And these were some of the selected references. And thank you so much. If there are any questions, I would be very happy to answer. Anybody from the audience? Thank you, Karishma. Very nice. Thank you, sir. We have covered almost every aspect of pollution in the environment. I think some hands are there. Some hands are there. Sridham Kar, Banjare sir, and one more, Ranjita. They are raising their hands. Yes, Sridham sir, you can ask. Sridham and Banjare sir, they are raising their hands. No, it's by mistake, ma'am. Sorry. Achha, okay. And what about We are Sridham? honored to have Dr. Rameshwar Prasad Singh. He's from Bihar. Sir, Yes, sir. we Aarti would be Singh sir is thankful. there from Bihar. We would be thankful if you kindly give a message on this occasion. Thank you for joining us, sir. Welcome, sir. Professor Rameshwar Prasad Singh जी, सादर स्वागत है। और कोई प्रश्न हो आप Sridham Kar is raising hand. Sridham Kar. I don't know why they are not asking. Okay, we can have Dhruva madam, जी sir. we can have some conversation. Or because every aspect has been covered. Yes sir. Again we are waiting for the questions. Sridham sir. Sridham. Yes. I think he is from West Bengal. Sridham Kar. He was raising his hand. If you have any question, you can ask Mr. Kar. नो मैम, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है मैम। अच्छा, you were raising your hand. आप अपना हाथ उठा रहे थे. Maybe in the beginning I asked them to raise their hands for the students. मैम नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, विलेज में अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। अच्छा क्या प्रॉब्लम? अच्छा, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है क्या? Environment. If there is some environmental problem, please let us know.
नहीं एनवायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, तो फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस बेकार हो जाएगा। प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम ज्यादा है, बट आफ्टर कोरोना तो आप कुछ बताइए कि प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा, आपके गांव का प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा? मेनली वो तो अवेयरनेस, तो पीपल का जो अवेयरनेस तो जरूरत है ना, जो एनवायरमेंट जो हमारे लाइफ में जो ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो बहुत जान अच्छा। सकने के लिए एनी माने ऑल पीपल्स एडुकेशन का एडुकेशन जो माने एनवायरमेंटल एडुकेशन वो लेना पड़ेगा। उसको साथ अवेयरनेस भी ज्यादा होना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल श्योर। बहुत अच्छा मैडम, इसको नोट कर लीजिए। अवेयरनेस, और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है जी इस इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करने के लिए, और शायद हमारी आयोजन समिति ने इसीलिए ये आयोजन किया है। 6 दिन का रखा है। तो काइंडली आप इसको, अवेयरनेस हो गया, और कनिष्ठा मैडम ने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि भाई हम लोग अपना फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन रोक सकते हैं, और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हम लोगों ने साइकिल रैली भी किया था। हम लोग अवॉइड करें जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, हाँ, नो but it has become a ऑटोमोबाइल दे lifestyle. रखे हैं। हमारे वीसी सर भी बोले थे कि एक दिन कम से कम कॉलेज में नो हाँ, तो ऑटोमोबाइल डे ये होना भी बहुत अच्छा सुझाव है। जी और जो बहुत ही सरल, में जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, जो सिंपल एक्शन प्लान हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कम से कम पेपर्स यूज करें, हाँ और फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन रोकें, और मतलब हमारा जो भी प्रदूषण है, इट इज ए टेक्नोलॉजिकल आउटकम। ये डेफिनेटली। तकनीकी प्रोसेसेस के फलस्वरूप हमारे वायुमंडल में प्रदूषण समा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हर एक व्यक्ति जो है वो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एवरीवेयर द एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड and some form of toxic products is being added to the environment, in the air or in the water or everywhere. It is getting polluted. So what we should do? It is impossible that we will restore our primitive earth. It is impossible. हाँ, it is important. Because nature is changing so fast. और अगर मनुष्य नहीं भी रहेगा तो भी क्लाइमेट बदलता रहेगा। मुझे एक चीज पूछना है कनिष्ठा मैडम से। Yes, sir. मेरी जिज्ञासा है, और जिज्ञासा ये है कि देखो, ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, विशाल है, और मनुष्य जो है बहुत ही एक छोटा सा क्रीचर है। तो वो कितना इफेक्टिव है ये पोल्यूशन, मतलब क्या कि कुछ नेचर का एक जनरल साइबरनेटिक्स है कि वो इस शॉक को बियर कर लेगा कि नहीं कर पाएगा? यही बात आपका है क्या? कि नेचर जो है वो शॉक को एक लेवल तक ही बियर कर सकता है, और जब वो बियर नहीं कर पाता है तब हमारी ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो फिर हम नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे कि हो गया कोई भयंकर सा अर्थक्वेक या बादल फटना। ये एक्सट्रीम इवेंट्स तभी हो रहे हैं जब हमने इतना मतलब हद मचा दी है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। नाउ इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ जी जी। नेचर। लेकिन ह्यूमंस तो बहुत ही छोटा है कॉस्मोस के परिप्रेक्ष्य में। इंडिविजुअली बहुत छोटा है, लेकिन हाँ। हम अब बात कर रहे हैं हर एक की पूरे वर्ल्ड में। तो अब इस कंपैरिजन में हम एक अकेला तो नहीं कर रहे हैं। अकेले को लगता है थोड़ा सा, बट क्यूमुलेट किया जाए जब इसको, तो फिर ये काफी बड़ा इफेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब टेक्नोलॉजी का यूज कम होगा आगे चल के? टेक्नोलॉजी का कम यूज कम तो कैसे ही होगा सर? ये तो अब ऐसी चीज है कि वो बढ़ेगा ही। सिर्फ हमको जब बढ़ेगा तो फिर पॉल्यूशन कैसे रुकेगा, आप बताइए। हाँ, हमको ये ध्यान देना है कि इंस्टेड ऑफ हमारा जो तकनीकी एडवांसमेंट हो रहा है ये ऑन द राइट डायरेक्शन हो। जैसे हम बढ़े आगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, because you have sustainable solutions na. It is impossible. If you drive vehicle, there will be exhaust. We will add some nitrous oxide, some carbon monoxide, carbon dioxide to the environment. We will leave some. Right. बात वही है कि वो निकलेगा. We are not saying to stop it. That is what I mean by at the cost of economic advancement also.
कि थोड़ा तो आएगा ही आएगा, दैट इज फाइन, बट टिल व्हाट एक्सटेंट you have to control it. Everybody should control at least little bit, do their little bit, तभी वो overall control में आएगा. We cannot think कि हम कनिष्ठा, पूरा कम कर देंगे. We cannot mitigate air pollution. We cannot Tech- mitigate water pollution. तो जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना चाहिए क्या? Yes. मैडम, जीवन शैली के बारे में आप लिख लीजिए। जी अगर हम सब लोग जीवन शैली में परिवर्तन करें तो निश्चित रूप से जो है पोल्यूशन को कम से कम कंट्रोल करने में अपना मैनेज किया जा सकता है। हाँ एक मतलब काफी कुछ अगर मतलब we can कंट्रोल live- नहीं हो तो मैनेज कर सकते हैं। Yes, ठीक है। we cannot mitigate things like this because if you think of mitigating, you are actually stopping the expansion. आप अपने growth को रोक देंगे. We are not stopping it. We cannot mitigate it. It's beyond our hands now. We just have to control it to an extent कि वो nature को इतना ना problematic बना दे कि हमारे लिए ही मुश्किल हो जाए. क्योंकि हम इतने सालों से तो रहते आ ही रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ इतना वास्ट कुछ हुआ नहीं था, स्थिति अब बिगड़ना स्टार्ट हो रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी हमको भटका तो नहीं रहा आई एम सॉरी टू से, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बिना अपने केवल जो ह्यूमन पोटेंशियलिटीज या उनकी जो एबिलिटीज थी और उनके फाइन परसेप्शन के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण के वो गहन रहस्य बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉस्मोस के वो गहन रहस्य बताए थे जिनको कि आज भी हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। और अपने समस्याओं के उत्तर हम फिर उन्हीं ग्रंथों में पाते हैं, वेद में पाते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने कई बार बोला कि हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी, हमारे जो ग्रैंडफादर्स की जनरेशन थी, दे वर एक्चुअली वेरी, मतलब उनको उस टाइम पे ये बड़े बड़े शब्द नहीं पता था कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, बट दे वर दैट विदाउट नोइंग कि वो कर क्या रहे हैं, दे वर वेरी अवेयर ऑफ वो क्या कर रहे हैं। नहीं तो वो उनकी जीवन शैली ऐसी थी। अभी मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट सिस्टम, आइडियल सिस्टम नेचर है। अगर हम नेचर को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल में चले जाएंगे। एक भी गलती माफ नहीं है। हाँ। आप जो है और हमारे जो आज के वर्तमान के प्रयास हैं उसी पे भविष्य की पीढ़ी का भविष्य, आगामी पीढ़ी का भविष्य निर्धारित है। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग कंडीशन। मेरे ख्याल से और भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, दे आर विजयलक्ष्मी नायडू मैडम जुड़ी हैं। मैडम वेलकम। वेलकम वेलकम मैडम। नमस्कार। Very nicely explained. You are not audible. मैडम अनम्यूट कर लीजिए। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। थोड़ी धीरे आ रही है। हाँ हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। सर एक मैं मैडम से ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम देखें पूरे इंडिया, हमारे इंडिया की अगर बात करें, जितने अर्बनाइजेशन ग्रोथ कर रहे हैं रैपिडली, हम कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के बारे में सोच नहीं रहे। जहाँ पे हाई पॉपुलेटेड बेल्ट है वहीं पे इंडस्ट्री ज्यादा डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि हम पॉपुलेटेड एरिया से दूर से इंडस्ट्री बनाए ताकि हमें एक बैलेंस रहता है। जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है, तो हम कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए? आपको यूजर को ना जो उपभोक्ता संस्कृति है इसको अपना दृष्टिकोण परिवर्तन करना पड़ेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इट इज द यूजर हु इज रिस्पॉन्सिबल। यूजर को चीजें जरूरत है तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है। वी नीड थिंग्स। हमारा ट्रेन 24 घंटे चलना चाहिए, हमारा सारा सिस्टम 24 घंटे चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे हम खुद क्लाइमेट क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। क्लाइमेट खुद बदल नहीं रहा है। तो व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट क्लाइमेट चेंज वर्सेस क्लाइमेट क्राइसिस, मैडम प्लीज? यस, हम लोग जो है अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं इन अ माइनर वे। हमारा इंडिविजुअल पावर, लेकिन हम पेड़ों को काट रहे हैं, एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, सब इंटरलिंक्ड है। ये बहुत ही संवेदनशील है। एक स्पीशीज खत्म होती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो पूरा का पूरा जो एक चेन है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उतने माइक्रोब्स, इतने
एंड वेजिटेशन और माइक्रोफ्लोरा, कितनी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इससे नेचर बहुत ही अद्भुत है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, तो बहुत ही विस्तृत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो सरल काम हम लोग कर सकते हैं और जो संदेश हम दे सकते हैं कि हमको सस्टेनेबल लिविंग के बारे में सोचना चाहिए, जीवन शैली के बारे में सोचना चाहिए, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन के बारे में सोचना चाहिए, और अपने जो लाइफ स्टाइल है, तो हम घरों में अपने जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, कम से कम जो है सस्टेनेबल मेथड से आप एनर्जी यूज़ करें, सोलर एनर्जी का यूज़ करें, और लेट अस बी हम्बल। और बहुत प्लास्टिक का जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है, ऐसे पॉलीमर्स जो हजारों साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले हैं। तो मतलब हमको अपने, ये बहुत ही गंभीर बात है, हमको अपनी प्रेफरेंसेस को चुनना पड़ेगा, उसको कैजुअली नहीं ले सकते, क्योंकि आज हम जो चॉइसेस कर रहे हैं उसी पर हमारा फ्यूचर है। दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैडम, प्लीज कंटिन्यू मैडम, थैंक यू। गुड़िया जी, आपको कुछ और पूछना है? गुड़िया जी कुछ पूछ रहे थे? नहीं, थैंक यू सर। हो गया, यू गॉट योर आंसर। तो भाई साहब, हमारे ख्याल से सबको गुफा में चला जाना चाहिए। एक्चुअली सही आंसर खुद ना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मनुष्य ने खुद आपने अगर थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं तो उसमें कोई ज्यादा एयर कंडीशनर भी नहीं लगेगा। सस्टेनेबल थिंकिंग, हम अगर थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं तो करोड़ रुपीस गवर्नमेंट का सेव हो जाएगा। फॉरेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के बाद हो, वाटर पॉल्यूशन के बाद हो, हम बस थिंकिंग अगर ठीक हो जाए तो सारी रुपीस जो है सेव हो जाएगा गवर्नमेंट। एयर कंडीशनर चल रहा है, लाइट जल रही है, हम सब लोग एनवायरमेंटल कंजर्व, नीचे गाड़ी भी है, और उस एसी रूम में बैठ करके हम लोग एनवायरमेंटल सस्टेनेंस की बातें कर रहे हैं। और ये जो है, अगर एक एफर्ट भी कर लेते हैं ना मैडम, एक सिंपल सा भी काम अगर हम करते हैं तो हम लोग का एक्टिविटी जस्टिफाइड रहेगा। अगर हम हफ्ते में एक दिन भी बिना साइकिल चला करके आते हैं, पैदल आते हैं, वॉक करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, पीपल आर डूइंग इट, पीपल आर डूइंग इट। तो मतलब ये प्रकृति बहुत सुंदर है, ये जीवन बहुत सुंदर है, और अगर आप दूसरों के लिए इस जीवन को सुंदर बनाएंगे तो शायद आपको जीवन का और भी आनंद आएगा। तो बहुत अच्छा। और वी ब्लेस कनिष्ठा दुबे फॉर हर, वी आर वेरी मच प्लीज्ड। द एक्सेलेंट वर्क हमारे बच्चे जो कर रहे हैं, दिस विल इंस्पायर न्यू जनरेशन। यहाँ जो मतलब स्टूडेंट्स और जो यंग रिसर्चर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दे कैन टेक इंस्पिरेशन कि देखिए इसी सिस्टम से बच्चे सीखते हैं, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट वेयर दे वांट। तो आप, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, अपने को केवल इमेजिन करना है अपना गोल और उसके लिए काम करना है। तो मैं महाविद्यालय की ओर से सभी पार्टिसिपेंट्स के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और हमारे जो विद्वान, जो रिसोर्स पर्सन से जुड़े रहे हैं, स्पेशली आज के हमारे जो कनिष्ठा दुबे जो युवा वैज्ञानिक हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जब भी वो यहाँ पर आए तो वंस I will we like to invite her to our campus so that she can inspire our students as well. और environment का हम लोग का नया movement करेंगे। You can send your recommendations to us. What is new in the field? तो अगर हम लोग educational level पर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करना चाहेंगे। हम लोग simple कुछ collaborations भी करना चाहते हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे एजुकेटिव प्रोग्राम्स हैं, वी हैव इनोवेशन सेंटर इन आवर कॉलेज, तो अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर आप इंस्पायर कर सकते हैं जहां बच्चे हमारे लोकल क्लाइमेट को मेजर कर सकते हैं, या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप कर सकते हैं, उनको अगर आप मेंटरिंग कर सकते हैं, तो इट विल बी ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ योर्स। तो इनोवेशन सेल में आपका बहुत आमंत्रण है, आप जो है मोस्ट वेलकम, है ना। और हमारा इनोवेशन सेल जो है रजिस्टर्ड है दिल्ली से।
हाँ। मतलब हमारा इंस्टीट्यूशन जो है IAC में रजिस्टर्ड है, हम लोगों ने रजिस्टर करा दिया है, तो हमको प्रोफेसर उत्तरा इज विद अस मैडम। हाँ, उत्तरा के मैडम बाद नमस्कार, सो नमस्ते नाइस, मैडम। वेलकम वेलकम मैडम। आपको माइक मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वेलकम ठीक है, मैडम। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा। हर दिन नहीं- का बहुत बढ़िया, मैडम ने नहीं- बहुत अच्छा बोला। बहुत जी जी, बढ़िया। नहीं आपने ज्वाइन किया। आप लोगों का बहुत प्रयास है सर, बहुत अच्छे, मतलब चैतन्य महाविद्यालय का मैं बोलूंगी कि उनको बहुत सौभाग्य है कि बीना पानी मैडम और हमारे सर जाके पहुंचे हैं, गुप्ता सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। नहीं मैडम, आप यू हैव रोज ग्रेस्ड जुड़ती हैं मैडम, रोज यू हैव जुड़ती हैं। ग्रेस्ड द मीटिंग, सो थैंक यू। कॉलेज को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, जिसको तो मैं समझ रही हूँ बहुत अच्छे से। नहीं बहुत धन्यवाद। Thank you, और thank मैडम you, ये हम लोग चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिस शुड कन्वे ए मैसेज। और मैडम जितने भी कॉलेजेस यहाँ पर जुड़े हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो भी रिकमेंडेशंस हैं, काइंडली आप उनको जरूर भेजिए, सो दे कैन पास इट ओवर सम, बिकॉज ये इतने मतलब अनुभवी लोगों ने अपने विचार दिए हैं, तो हम लोग और उनकी अगर रिकॉर्डिंग भी चुनना चाहेंगे तो हम लोग की लाइब्रेरी में अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल में भी है। एक्चुअली क्या हो गया ना, अभी एकदम एग्जाम टाइम पीक में आ गया, बच्चे सब हाँ सब प्रिपरेशन लीव में चले गए हैं एक्चुअली। तो हमारे यहाँ से फर्स्ट ईयर भर आ रहा है, बाकी सब प्रिपरेशन लीव में चले गए। मैडम एजुकेशनल एनवायरनमेंट में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। जी 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 जी, वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस इन आवर। मेन तो बच्चे चले गए ना, नहीं तो लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। जी 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 जी, तो नहीं हम लोग तो वी विल प्लान सम एक्टिविटी विद इनोवेशन सेंटर कनिष्ठा मैडम, और आपको हम ज्वाइन करेंगे एज ए मेंटर, और आप उनको ना एनवायरनमेंट संबंधी कुछ जो है इश्यूज को आप गाइड करिएगा, ठीक है। और जो भी रेलेवेंट लोग हैं आपके वहाँ पर लेबोरेटरी में, जो यंग बच्चे हैं, हमारे बच्चों को कुछ आइडियाज आप दीजिए, so that they can come up with some new ideas and create something. We have an incubation cell. क्योंकि वो गांव के बच्चे हैं, वो कर लेते हैं, उनको बताना नहीं रहता है। मैडम मैं BSc 4th सेमेस्टर का फुल पेपर इग्नो बॉटनी पढ़ाती हूँ ना। हाँ। तो बच्चे लोगों को मैं गांव का ही असाइनमेंट देती हूँ, और आजकल तो जियो टैग है, वो बना इंटरनेट से नहीं कर पाते हैं, तो गांव का फोटो लो, छत में जाके फोटो लो, मेन में फोटो लो, फिर गांव के लोगों से जाके पूछो पौधे के बारे में, और सबका फोटो लेके आओ। तो बच्चे से करते हैं। They are so sincere and it is a great pleasure to teach them. उनको मैं पकड़ के कराती हूँ, और बहुत बच्चे रहते हैं। नहीं, जब वो करके आते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। अच्छा बना के प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, ठीक है सर, ठीक है, बहुत धन्यवाद मैडम। Okay, sir. Thank you दुबे so मैडम, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सर, ब्लेसिंग्स। So at the end सारी बातें तो हमारे प्राचार्य महोदय ने बहुत अच्छे से समराइज कर दी हैं, और हमको क्या करना चाहिए उस ओर भी उन्होंने इशारा किया है। तो हम लोग का छोटा छोटा एफर्ट, छोटे छोटे से हमारे प्रयास किस प्रकार से इस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं। हम लोग जो अपना ही थोड़ा सा योगदान अगर एनवायरमेंट के संरक्षण में, एनवायरमेंट के कंजर्वेशन में देंगे, तो आगे चल के बहुत ही एक भगीरथ प्रयास हो जाएगा, और शायद हम अपना कुछ योगदान दे सकेंगे कि हम नेचर के प्रति अपना जो कर्तव्य है, जिस प्रकार हमारा माँ बाप गुरु के प्रति कर्तव्य होता है, जिस ऋण से हम कभी वो ऋण नहीं हो सकते, इसी प्रकार प्रकृति भी हमारी माँ है, नेचर भी हमारी माँ है। नेचर इज ए नॉन टेक्निकल टर्म फॉर टेक्निकल इकोसिस्टम, व्हाट वी कॉल इकोसिस्टम, नॉन टेक्निकली इट इज नेचर। So we cannot actually reverse, but we can minimize the things which are making harm to our humankind, human well-being. तो हम अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर लें, हम फिर से अब थोड़ी थोड़ी भी अपने में परिवर्तन लाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ा एक इफेक्ट हो सकता है, और हम उसके भागीदार बन सकते हैं। Madam, one thing more, yes. On the behalf of the institution, again, I would like to thank all the participants and the technical team
of Yes. our college, Dr. Dhanesh ji, Dr. Dr. Naren Bhandari. Guria ji of Indian Institutional Innovation Council. Innovation Cell. He is And the Bhandari ji. coordinator. And Bhandari ji, Ashok Singh Yadav ji, यादव ऋषभ जी, हाँ ऋषभ और भी हैं। सभी को बहुत धन्यवाद है। और सबसे अधिक हमारा आभार है अशोक जी, नमस्कार। हम महाविद्यालय की जो सम्मानीय संचालक महोदय हैं, माननीय श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, तिवारी जी के डॉक्टर प्रति गरिमा तिवारी मैडम, जी। जिनकी प्रेरणा से इस तरह के आयोजन होते हो रहते हैं, पाते। हम प्रबंधन की प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि वी विल कंटिन्यू दिस एकेडमिक एक्टिविटी जस्ट टू अवेकन आवर लर्नर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल भी एक सूचना हाँ, की कल- जा रही हूँ कि कल भी 2 बजे से एक लेक्चर है जो कि डॉक्टर डी के काबते सर का होगा, जो कि हमारे पास्ट एनवायरमेंट और खास तौर पे एमपी और गोंडवाना माने जो रीजन है, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में हमारा पैलियो बॉटनिकल पास्ट एनवायरमेंट क्या था और अभी क्या है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में सुनेंगे हम कल। तो अभी तक हमने जो प्रेजेंट है उसके बारे में सुना है, कल हम उस पक्ष को भी देखेंगे कि हमारा जो पास्ट एनवायरमेंट था करोड़ों वर्ष पूर्व, वो क्या था और अब क्या है। और वो पर्टिकुलरली मैंने उन्होंने अपना टॉक इसी हिसाब से बनाया है कि एमपी वाले रीजन में और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में क्या था, फ्लोरा, नेचुरली फ्लोरा और फौना के बारे में वो बोलेंगे। तो कल आप लोग लाभान्वित होंगे। जो लोग एमएससी के स्टूडेंट जुड़े हों, बॉटनी एमएससी में, पैलियो बॉटनी में जो टेरिडोस्पर्मेल्स है, सेकंड पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसका कुछ भाग कल कवर हो जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कि सेकंड सेमेस्टर एमएससी के लोग जरूर जुड़े उसमें, क्योंकि उनका जो सेकंड पेपर जिम्नोस्पर्म वाला है उसमें बहुत कुछ काबगते सर की टॉक का हिस्सा काम आएगा। तो कृपया जुड़िए, यही आपसे निवेदन ये है। बहुत ही अनुभवी जो है, ये बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन है और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही क्वींसलैंड में काम किया है उन्होंने। बृहद दृष्टिकोण आपको मिलेगा, एक नई इंसाइट मिलेगी। जी। तो बस कनिष्ठा मैडम से अगेन वन मोर रिक्वेस्ट दैट शी विल हैव सम अलायंस विद आवर इनोवेशन सेल and guide some students, and we are looking for some input from you. Sure, I'll be very happy to. Okay, welcome, most welcome. Thank you so much. Thank you very much, madam, So, and congratulations to the organizing committee, and especially to Dubey madam thank and you, Guria sir. ji and all organizing committee members. Thank you. नमस्कार। नमस्कार। प्राचार्य जी की अनुमति से और हमारे चेयरमैन सर की अनुमति से इस आज के सेशन को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ, अनुमति चाहती हूँ, और उनकी अनुमति से इसको समाप्त किया जाए। धन्यवाद मैडम। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you Kanishta madam, thank you all the participants, thank you. We will meet again at 2 o'clock tomorrow. Sure. Thank you. Thank you.